So good morning class. Today we will discuss our 9th chapter financial management. So in this chapter we will discuss how to procurement of finance, how to use it and how to use your profits. So first is what is financial management? Financial management is mainly concerned with the proper management of funds. यहाँ पे जो mainly concern है, जो mainly study करी जाती है वो किस चीज़ की करी जाती है कि जो funds है उसका management कैसा हो, उसको control कैसा करा जाए. The financial management must see that the funds are procured in such manner that risk, cost and control consideration are properly balanced. कि आप पैसा कहाँ से लेकर आएँ जिससे कि आपका एक तो रिस्क कम से कम हो, कॉस्ट आपकी कम से कम आए एंड कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब जो बिजनेस पे आपका कंट्रोल है वो आप ही के पास में रहे. आप प्रॉपरली बैलेंस एंड देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. इस तरह से हम जो फंड्स हैं उनका क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स. तो बेसिक जो है वो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि कब हम पैसे का मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारे को पैसा लेकर आना है, हमें फिनेंस लेकर आना है, फिनेंस को हम यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे केवल ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक ऑब्जेक्टिव, अदर ऑब्जेक्टिव, दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं. अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है तो बेसिक केवल दो ऑब्जेक्टिव होते हैं. कौन कौन से? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. अदर ऑब्जेक्टिव और भी है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है कि हमारे पास जो भी पैसा आया उसको हम ऐसे इन्वेस्ट करें, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें कि एटलीस्ट जो हमारी कॉस्ट आ रही है पैसे की उससे ज़्यादा हमें मिल जाए. कि हमने बैंक से पैसा लिया, मान लीजिए 10,000 रुपीज़, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है कितना, 2%. तो एटलीस्ट अगर हमने उसको कहीं पे इन्वेस्ट करा 2% से ज़्यादा हमें मिलना ही चाहिए. ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए. जहाँ पे भी हमने इन्वेस्ट किया हमें कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए. सेकंड है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ये ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं प्रॉफिट से भी ज़्यादा मिलना चाहिए. कैसे कि प्रॉफिट मान लो हमारे को हुआ किसी भी चीज़ से 2,000. अब इसमें से हम सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे करेंगे, फिर उसके बाद में हम डिबेंचर्स को पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को पे करेंगे. उसके बाद किसकी बारी आती है, किस, इक्विटी शेयर होल्डर्स की. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि सबको पे करने के बाद में हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़नी चाहिए, उनके लिए पैसा बचा हुआ होना चाहिए. ये होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. अदर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इंश्योरिंग अ फेयर रिटर्न टू शेयर होल्डर्स. कि हमें इंश्योर करना है पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले कि जो हमारे शेयर होल्डर्स है उनको रिटर्न मिले. क्योंकि आप अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज होगी, आपकी गुडविल इंक्रीज होगी. बिल्डिंग अप रिजर्व्स फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. रिजर्व्स के कौन कौन से हो गए, जैसे कि रिटेन अर्निंग. क्या कह रही है कि इतना हमें प्रॉफिट हो कि हम सारे क्रेडिटर्स को दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया, डेप्टर्स को दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे दिया डिविडेंड. उसके बाद भी हमारे पास पैसा बचे और हम उसको कैसे रख सकते हैं, एज अ रिटेन अर्निंग. इंश्योरिंग मैक्सिमम ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिनेंस. फिनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो फिनेंस हो रहा है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, वो इफेक्टिव वे में यूज़ हो और एफिशिएंट वे में यूज़ हो. इंश्योरिंग फिनेंशियल डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. फिनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया कि जब हमें ज़रूरत हो फिनेंस की तब हमारे पास फिनेंस अवेलेबल हो और हम उनका रिटर्न जो हम उनका पे करें वो भी टाइम टू टाइम करें, नहीं तो हमारी गुडविल डाउन चली जाएगी. अब आती है फिनेंशियल डिसीजन. कुछ डिसीजन लेना पड़ता है फिनेंशियल मैनेजमेंट में. तो यहाँ पे 3 तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं. कौन कौन से? इन्वेस्टिंग डिसीजन. पैसा हमारे पास है तो हम उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के. अगर आपके पास 4 प्रोजेक्ट है तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट करोगे ना कि किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, रिटर्न किसका सबसे जल्दी आ रहा है, कौन सबसे कम रिस्की है. सेकेंड है फिनेंसिंग डिसीजन. पैसा लाए कहाँ से, कहाँ से ला सकते हैं पैसा, बताओ. लोन लेकर आ सकते हैं और हाँ इक्विटी ओनरशिप डाइल्यूट कर सकते हैं,
प्रेफरेंस शेयर से लेके आ सकते हैं, डिबेंचर्स, हाँ वो बोरोड फंड, लोन एंड क्रेडिटर्स बोरोड फंड हो गए, हाँ वो बोरोड फंड में आ गया ना, ठीक है। एंड लास्ट डिविडेंड डिसीजन, कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया था उससे हमें क्या आया, रिटर्न आया, अब वो रिटर्न हमें देना है या नहीं देना है। यहाँ बेसिकली दो बातें होती है कि या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दें या तो रिटेन अर्निंग में रख लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजन या फिर कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। देखो इन्वेस्टिंग डिसीजन हम दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो पैसे को हम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग। इट मीन्स टू आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट आर वर्थ मोर टू द फर्म्स देन द कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा पैसा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में आप ऑब्वियस है फिक्स असेट्स ही बाय करोगे तो वहाँ पे आपका पैसा ब्लॉक होके चला जाएगा। तो ये जो डिसीजन है आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेने पड़ते हैं। अब इस डिसीजन में आपको बजट बनाना पड़ता है कि एटलीस्ट हमने जो पैसा लगाया उसका उतना तो रिटर्न हमारे को मिल जाए, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, किससे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ फिनेंस कर लो, इन्वेस्टमेंट नहीं फिनेंस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से ज़्यादा हो, ठीक है। इसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं, इस टर्म को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या क्या फैक्टर्स है? सबसे पहले तो कैश फ्लो। क्या होता है कैश फ्लो? कि अगर हमारी कंपनी में कैश फ्लो बहुत अच्छा है, हमारे पास लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, पैसा हमारे पास स्मूथली आ रहा है जा रहा है, हमारे देनदार हमें डेप्टर्स हमें देके जा रहे हैं, पैसा कोई उधारी नहीं चल रही है, तो हम पैसा इजीली फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साइज, टाइमिंग, रिस्क ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इज एसेंशियल द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। लेकिन हमारे पास कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो आप क्या करोगे? पैसा एज अ लिक्विडिटी ज़्यादा अपने पास में रखोगे क्योंकि आपको इन फ्यूचर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है पेमेंट्स के लिए। रेट ऑफ रिटर्न, आप अपने प्रोजेक्ट्स में देखोगे कि आपके पास अगर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है तो रिटर्न किसका ज़्यादा आ रहा है। द गेन और लॉस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, एक्सपेंशन एंड परसेंटेज इंक्रीज ओवर ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। रेट ऑफ रिटर्न की डेफिनेशन है कि गेन और लॉस जो भी आपके इन्वेस्टमेंट से होता है वो उसको क्या कहा जाएगा? रेट ऑफ रिटर्न। डिसीजन क्राइटेरिया, इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल वोलेटिलिटी एंड मार्केट कंडीशन, ये सब भी चीज़ें देखोगे कि आपको इन्वेस्ट करना है। मार्केट कंडीशन भी देखोगे ना कि शेयर मार्केट अप है या डाउन है। अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? all about the funds, we decide how much money we need, now we think from where do we raise it। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पता लगा लिया कि हमें कितना पैसा चाहिए, तो अब हमें इस डिसीजन लेना पड़ता है कि पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे। Each source will have a different cost and risks associated to it। हर सोर्स का अपना अपना रिस्क होता है, अपनी कॉस्ट होती है, तो हमें ये डिसीजन भी सोच समझ के लेने चाहिए। तो हमारे पास बेसिकली दो सोर्स होते हैं, कौन कौन से? शेयर होल्डर्स फंड, जिसे ओनर्स फंड भी कहते हैं, और बोरोड फंड। इक्विटी कैपिटल कंप्राइज इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आ रहा है? इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। बोरोड फंड में क्या क्या आ जाएगा? डेब्ट्स एंड डिबेंचर्स। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। सबसे पहले आप कोई भी पैसा लेके आने से पहले देखोगे कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, और जब आपके पास दो चीज़ें हैं, इक्विटी है, इक्विटी से पैसा लेके आ सकते हो, या डेब्ट से। अब कॉस्ट हमेशा किसकी ज़्यादा आती है? इक्विटी की, ठीक है ना। इक्विटी हमेशा हायर कॉस्ट पे रहती है, उसका पेपर वर्क, उसके एडवर्टाइजमेंट, उसके ब्रोकर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत लगती है। रिस्क, आप देखोगे कि आप रिस्क ले सकते हैं क्या, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है क्या। और रिस्क इक्विटी और डेब्ट में से किसका ज़्यादा होता है?
डेप्ट में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसको हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तो हमारे पास एक फिक्स लायबिलिटी हमेशा के लिए बन जाती है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? जो उसके साथ, जो इस इक्विटी या डेप्ट के साथ साथ जो कॉस्ट चलती है, एक तो लाने की कॉस्ट हो गई, उसके साथ इंस्टॉल करने के बाद जो कॉस्ट चलती रहती है उसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो किसकी ज़्यादा होती है फ्लोटेशन कॉस्ट? इक्विटी कॉस्ट सारी किसकी ज़्यादा होती है? इक्विटी की, कि उसके पेपर वर्क्स होते हैं, वही बात उसके ब्रोकर्स होते हैं। इक्विटी इशू करने के अलावा भी बहुत सारी कॉस्ट लगती है, उनको क्या कहेंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट। It is cheaper to raise loan, but the costs associated with issue of share and debentures are too high. ये क्या कह रहा है? कि लोन लेना चीप होता है क्योंकि वहाँ पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू करने की फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनीज फिनेंशियल, कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हैज कैश फ्लो पोजीशन कैन रेज डेप्ट इजीली। ऐसी कंपनी जिसका कैश फ्लो बहुत अच्छा है, जो डिविडेंड देती है, जिसमें मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, वो डेप्ट कभी भी लेकर आ सकती है, तो वो अपनी ओनरशिप कभी भी डाइल्यूट नहीं करती, वो कंट्रोल अपने ही हाथ में रखती है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब ये वाली कॉस्ट किसकी ज़्यादा होती है? सारी कॉस्ट इक्विटी की ज़्यादा होती है, लेकिन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट किसकी ज़्यादा होगी? डेप्ट की। कैसे ज़्यादा होगी? यस, यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो होगा वो फिक्स अमाउंट में आपको देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट डेप्ट की ज़्यादा रहेगी। ओनरशिप इशू, ओनरशिप मतलब आपको कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करनी, तो आप हमेशा क्या लेंगे? डेप्ट। लेकिन आपका कंट्रोल कंसिडरेशन है ही नहीं कि ठीक है मैं मेरा कंट्रोल डाइल्यूट कर सकता हूँ, तो आप बेसिक ईजिली इक्विटी इशू कर सकते हैं। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर कैपिटल मार्केट हाई परफॉर्म कर रहा है, हाई पे जा रहा है, तो आप इक्विटी इशू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इक्विटी खरीदने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन डाउनफॉल जा रहा है शेयर मार्केट, तो आपकी इक्विटी लेने को कोई तैयार ही नहीं रहेगा, तो आप वहाँ पे इक्विटी इशू कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है? कि आपने इन्वेस्ट कर लिया, अब आ गया हमारे पास रिटर्न। अब क्या करोगे उस प्रॉफिट का? इट इज़ द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है? वन वर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज डिविडेंड? पोर्शन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, नॉट मैंडेटरी एंड कॉम्पिटेंस with the what we can reinvest in the business and retain earning to increase future profitability। कि जरूरी नहीं है हम ये डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दें, हम इसको रीइन्वेस्ट बिजनेस में कर सकते हैं और या तो रिटेन अर्निंग के रख सकते हैं। फैक्टर्स यहाँ पे क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं इस डिसीजन को? हाउ मच वी आर अर्न, हम कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, कैश फ्लोज बहुत अच्छे, आपके क्रेडिटर्स और डेब्टर्स बैलेंस में चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल दीजिए, डिविडेंड दीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो ऑब्वियस है दोगे। हायर द फर्म्स अर्न मोर विल द ओनर्स रिसीव, कि जितना फर्म अर्न करेगी उतना ओनर्स को डिविडेंड मिलेगा। सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर आपकी अर्निंग स्टेबिलिटी है, फ्लक्चुएट नहीं हो रही, प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, तो आप इजीली एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हो। लेकिन अगर आप फ्लक्चुएट हो रही है अर्निंग, पता नहीं कब लॉस हो जाए, पता नहीं कब अच्छी प्रॉफिट हो जाए, तो आप उस पैसे को रिटेन अर्निंग में रखिए, क्योंकि वो पैसा कब काम में आएगा? जब आपको लॉस होगा। डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी क्या है? जब आपने फर्म बनाई तो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने लिखा होगा कि हम शेयर होल्डर्स को इतना तो डिविडेंड देंगे, और उसमें लिखा है, तो आपको पे करने के लिए आप लायबल हो, आपको देना ही पड़ेगा। नो, इन द कंडीशन ऑफ हाउ कैन वी पे डिविडेंड? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर, अगर आपको दिख रहा है फ्यूचर में कि एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है या बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसमें मुझे पैसे की ज़रूरत लगेगी, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आप पैसा रख सकते हो एज अ रिटेन अर्निंग। अब आप डिविडेंड इसी कंडीशन में इशू नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। कैश फ्लो पोजीशन, वही बात है, लिक्विडिटी की बात है, कैश आ रहा है जा रहा है, स्मूथली आ रहा है जा रहा है, तो आपको रिटेन अर्निंग रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना जो पैसा है डिविडेंड के रूप में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, आप सफ़र करते हैं लिक्विडिटी को लेके, तो वो पैसा आप इन फ्यूचर लिक्विडिटी मेंटेन रखने के लिए रिटेन अर्निंग में रख सकते हो। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, अच्छा
अब ऐसा थोड़ा है कि आपने एक तो शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर दिया, आपने ओनरशिप डाइल्यूट कर दी, आप जो बोलोगे वो थोड़ा होगा। शेयर होल्डर से भी पूछोगे, उन्होंने कह दिया नहीं भैया हमें तो चाहिए डिविडेंड, तो आपको देना पड़ेगा, मतलब आपको उनकी प्रेफरेंस भी लेनी पड़ेगी। अ बर्ड इन द हैंड, टू इन द बर्श। समटाइम शेयर होल्डर प्रेफर टू रिसीव द कैश इंस्टेंट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि कई बार शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमें तो पैसा चाहिए, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, हमें वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं चाहिए, रिटेन अर्निंग मत बजाओ। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्स रेट हाई चल रही है तो उस टैक्स से बचने के लिए पैसा रिटेन अर्निंग में रख लेते हैं, क्योंकि जब आप बोरोड फंड को दे देते हो, पे कर देते हो, उसके बाद में टैक्स लगता है, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर लोगे, पैसा रिटेन अर्निंग में रख देंगे। मार्केट रिएक्शंस, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, कि स्टॉक मार्केट हाई पे चल रहा है, आपको अपनी गुडविल बनानी है, तो कई बार कंपनीज क्या होती है, लॉस होने के बाद भी डिविडेंड पे कर देती है, ताकि उनकी गुडविल मार्केट में बनी रहे। आपको स्टॉक मार्केट में लीड करना है, अपनी गुडविल बनानी है, तो आपको डिविडेंड तो अच्छा पे करना ही पड़ेगा। एक्सेस टू फंड, एक्सेस टू फंड क्या होती है, जो देखो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है ना, उनकी गुडविल होती है, उनको रिटेन अर्निंग रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कभी भी जाएंगी किसी भी तरह का इक्विटी से पैसा लेने जाएंगे, डेप्ट लेना चाहेंगे, उनको ईजिली फंड्स मिल जाते हैं, तो उनको रिटेन अर्निंग रखने की ज़रूरत नहीं है। वो विश्वास करती है, वो बिलीव करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाए शेयर होल्डर्स में। डेप्ट कॉन्वेंट, सम लीडर्स banks put restriction on future dividend payment to ensure higher degree of retain earning and firms ability to repay debt। तो कई बार restrictions लगा दिए जाते हैं जब कोई बैंक्रप्सी पे आ जाता है। बैंक्रप्सी जानते हैं कि वो पे नहीं कर पा रहे, अपने बोरोड फंड को पे नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि आने वाले इतने सालों तक आप अपने डिविडेंड होल्डर आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो। वो पैसा आप कहाँ पे रखो, रिटेन अर्निंग में, और रिटेन अर्निंग को यूज़ करो आप अपने लोन्स पे करने के लिए। सो ये मेन 3 डिसीजंस आपके इस पार्ट में हो गए। नेक्स्ट पार्ट में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है फिनेंशियल प्लानिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो चैप्टर।